एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में लास्ट आती है एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशन स्टडीज, इसको हम ट्रायल भी कहते हैं। पीछे हमने जो दो स्टडीज देखी थी जो ऑब्जर्वेशनल में आ रही थी वो थी डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव से हमने हाइपोथेसिस को जो है फॉर्मुलेट किया था और एनालिटिकल से हमने उसको किया था टेस्ट। अब बारी आती है उसको कंफर्म करने की। पिछली दो आपने कर ली, अब आप करोगे कंफर्म हाइपोथेसिस को। उसको कंफर्म करने का क्या तरीका होता है कि आप एक अपना पूरा सैंपल लेते हो और उसको इक्वली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। एक ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको आपने कोई नई ड्रग यानी कि जो चीज आपने जिसका टेस्ट करना है वो दी जाती है, और जो कंट्रोल ग्रुप होती है उसको प्री एग्जिस्टिंग या प्लेसिबो। प्लेसिबो कोई इनर्ट सब्सटेंस होता है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो दोगे। यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से वो ले रहा था, फिर एक टाइम के बाद उसके इफेक्ट्स देखना है कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इम्प्रूव या नॉट इम्प्रूव या क्या आया है कंट्रोल ग्रुप में इम्प्रूव या नॉट इम्प्रूव का। अब ये इसका क्या होता है कि किनके ऊपर की जाती है, लिविंग्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के ऊपर। इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है बाय द एथिकल कमेटी, कॉन्सेंट लेना पड़ता है बाय द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। और इसमें देखो ये होता है कि आपने सैंपल, सपोज मेरे पास 100 ब्रेन कैंसर पेशेंट्स का सैंपल है, तो वो उसमें से जो पहले से ही उनको जिनको आराम नहीं आ रहा वो तो सब चाहेंगे ना कि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हो, शायद न्यू ड्रग के इफेक्ट्स अच्छे हो और हमें आराम आ जाए। लेकिन हमने यहाँ पे बाइसिंग नहीं करनी, यानी कि जो कह रहा है कि हमें इसमें डाल दो हमने उसमें डाल देना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। इसकी वजह से नेपोटिज्म आता है। नेपोटिज्म किसको कहते हैं, फेवरिंग टू रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड, ये नहीं करना। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, कैसे जो है ना, किनको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डालेंगे, किनको हम कंट्रोल ग्रुप में डालेंगे। इसका तरीका होता है कि दो होते हैं, एक होता है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और दूसरा होता है नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है ये नंबर 1 मेथड है इवेल्युएशन का, इसमें सिलेक्शन बायस कम आता है। इसमें क्या हो करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनको ये तो पता होता है कि वो किस स्टडी में है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में या कंट्रोल ग्रुप में, यानी कि वो उनको नई दवाई दी जा रही है या पुरानी दवाई दी जा रही है, उनको कुछ नहीं पता होता। तो पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली डिवाइड कर दिया जाता है दो ग्रुप्स में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जहां उसको न्यू मेडिसिन ड्रग जो आपने इनोवेट किया है या जिसका आपने इफेक्ट देखना है वो दी जाएगी, और कंट्रोल जिसमें या तो उसको पुरानी दी जाएगी या प्लेसिबो जिसका कोई इफेक्ट नहीं। अब इसको रैंडमाइजेशन के क्या मेथड्स होते हैं, या तो लॉटरी मेथड है, यानी कि पार्टिसिपेंट लॉटरी के जरिए से चिट्स निकालेगा, उसमें जो उसका होगा कि रैंडमाइज में होगा तो रैंडमाइज में, कंट्रोल में होगा तो कंट्रोल में। लेकिन यह बात याद रखनी है कि पार्टिसिपेंट को नहीं पता होगा कि वो किस ग्रुप में जा रहा है, ठीक है। और फिर रैंडम नंबर टेबल, ये बेस्ट मेथड होता है। थर्ड होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि अब देखो हमने खुद से नहीं देखना कि हमने किसको किस भेजना है, ठीक है, ये मेथड्स के जरिए से। और बेस्ट मेथड इसमें क्या है, रैंडम नंबर टेबल। अब इसमें जो है ना रैंडमाइजेशन के दो इसकी टाइप्स होती है। एक होती है कॉन्करेंट पैरेलल स्टडी डिजाइन, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है ना, हमने जिनको दो ग्रुप में डिवाइड किया था, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स होंगे ना, उनको थ्रू आउट द स्टडी जो है ना वो न्यू ड्रग ही दी जाएगी, ठीक है ना, जो हमने जिसका इफेक्ट देखना है। और जो कंट्रोल ग्रुप में होंगे उनको थ्रू आउट द स्टडी जो है वो प्री एग्जिस्टिंग या प्लेसिबो ही दी जाएगी, ठीक है। और जो क्रॉस ओवर टाइप स्टडी है, इस डिजाइन है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको क्रॉस ओवर कर दिया जाता है इन मिड ऑफ द स्टडी, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में थे पार्टिसिपेंट्स उनको स्टडी के मिड में आकर कंट्रोल ग्रुप में कर दिया जाता है, और जो कंट्रोल ग्रुप में थे उनको मिड ऑफ द स्टडी में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, असल में ये होता है कि देखो जो ये पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है, जिनके ऊपर हम स्टडी कर रहे थे, उनको ये अनएथिकल है कि अगर जिनको हमने कंट्रोल ग्रुप में डाला तो हो सकता है कि उनको नहीं फायदा हो रहा है और न्यू ड्रग्स वालों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो पूरी स्टडी में इनको फायदा हुआ, इनको नहीं हुआ। या फिर हो सकता है कि इन जो हमारी न्यू ड्रग थी उससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आए हुए हों, तो वो सारे साइड इफेक्ट्स इनको फेस करने पड़े हों। तो जब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं तो इसकी वजह से जो यहाँ पर रिजल्ट आए थे अब वो यहाँ पर हमें नजर आएंगे, और जो यहाँ पर आए थे वो शिफ्ट हो जाएंगे ना, बहुत पार्टिसिपेंट्स को इक्वली राइट मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जो हम पढ़ेंगे बाइस। बाइस किसे कहते हैं, बाइस क्या होता है, ये एक सिस्टमेटिक एरर होता है इन डिजाइन, कंडक्ट और एनालिसिस ऑफ स्टडी, ठीक है। ये बायस जो है वो दो तरह का होता है, सिलेक्शन बायस भी हो सकता है और इंफॉर्मेशन बायस भी हो सकता है। जो सिलेक्शन बायस होता है ये किस वजह से आता है, ये हमारी जो स्टडी है, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें जो एरर आया वो इस वजह से आया कि हमने अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट सही तरह से नहीं किया, ठीक है ना, सिलेक्शन में मसला आया, ठीक है। इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं उसमें 4 टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है सर्विलेंस या डिटेक्शन बायस। ये किस वजह से है, ये
इस वजह से इसमें एरर आते हैं कि जो हमने पेशेंट्स लिए या मैंने जिनको केस कहा या जो कंट्रोल थे, जो मैंने पेशेंट्स लिए ना पार्टिसिपेंट्स लिए, तो उनको मैंने जिनको लंग कैंसर था, लेकिन मैंने जिस टूल के ज़रिए से उनको लंग कैंसर डायग्नोज़ किया ना, वो मेरा टूल नहीं ठीक था, ठीक है ना? तो मैंने डायग्नोस्टिक टेक्निक में मसला आया था, ठीक है? इस वजह से यहाँ पर एरर आया। फिर उसके बाद नीमैन सर्वाइवल बायस, इसको इंसिडेंस प्रेवलेंस बायस भी कहते हैं। ये किस वजह से आता है इसमें एरर इस वजह से आता है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर माइल्ड केसेस को मिस कर दे और सीवियर केसेस को ही सिर्फ लें, तो उसकी वजह से ये एरर आएगा। थर्ड होता है रेफरल बायस या वॉलंटियर बायस। ये किस वजह से इसमें एरर आता है कि अगर आप फेवर करो उस पर्सन को जो तो ज्यादा मोटिवेटेड है या फिर वो जो अपनी हेल्थ के बारे में कंसर्न्ड है, ठीक है, उसको आप वॉलंटियर करो, बाकी दूसरे को ना करो, या फिर उसको वॉलंटियर करो जो रेफर्ड है, तो इस वजह से जो बायस आएगा उसको हम क्या कहेंगे, रेफरल या वॉलंटियर बायस। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना इसमें मोस्ट, उसमें आता है हम बर्कसोनियन बायस, इसको एडमिशन रेट बायस भी कहते हैं। ये किस वजह से आता है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स को चूज करते हो अपनी स्टडी के लिए, यानी कि एक ही बीमारी है और उसके पेशेंट्स घर में भी हैं, उसके पेशेंट्स हॉस्पिटल में भी हैं, लेकिन आप कहते हो कि मैंने किसी के घर जाके इसका पता करना, आप हॉस्पिटल से ही ले लेते हो पेशेंट्स, तो इस वजह से जो बायस आता है उसको बर्कसोनियन बायस कहते हैं, ये याद रखना है। फिर उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन बायस। इंफॉर्मेशन बायस में ये किस वजह से आता है, इट रिजल्ट फ्रॉम सिस्टमेटिक डिफरेंस इन वे आउटकम्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट वेरियस ग्रुप्स, ठीक है। इसकी जो टाइप्स है, रिपोर्टिंग बायस, रिकॉल और ये सारी पढ़ते हैं। सबसे पहले है रिपोर्टिंग बायस में जो इंडिविजुअल है ना, अब ये देखो, जो सीवियर केसेस के पेशेंट्स होंगे वो तो अपनी बीमारी के बारे में बड़े फिक्रमंद होंगे, उन्होंने सारा उसका रिकॉर्ड वगैरह रखा होगा, तो उनको अपनी बीमारी का ए टू जी सारी फाइल्स वगैरह उनके पास होंगी, पता होगा। लेकिन जो माइल्ड केसेस के होंगे तो उनके पास, उन्होंने इतनी लापर कुछ केयरलेस होंगे, ठीक है ना, उन्होंने अपनी रिकॉर्ड्स वगैरह कंप्लीट नहीं होंगे उनके पास, तो उसकी वजह से जो बायस आएगी उसको रिपोर्टिंग बायस कहते हैं। फिर उसके बाद जो है ना रिकॉल या मेमोरी बायस, इसमें क्या होता है, जो इसमें भी ये जो इंडिविजुअल सीवियर होते हैं, जिनकी बीमारी सीवियर होती है, वो फिक्रमंद होते हैं, उनको पता होता है अपने एक्सपोजर जिन चीजों से वो एक्सपोज हुए थे, या अगर उनसे पूछा जाए तो उनको रिकॉल कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ था। लेकिन जिनको माइल्ड होता है वो इतना रिकॉल नहीं कर पाते कि कैसे किससे एक्सपोज हुए, क्या हुआ, तो वो उनकी रिकॉलिंग में मसला आता है। फिर इंटरव्यूअर बायस, अगर इंटरव्यूअर जो है वो लीडिंग क्वेश्चंस पूछे, तो इसकी वजह से जो बायस है उसको कहते हैं, या फिर इंटरव्यू जो है ना उसके वो इक्वल टाइम ना अगर इंटरव्यूअर दे दोनों ग्रुप्स को, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा है उसको तो वो प्रॉपर टाइम दे, क्योंकि इसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा है, और कंट्रोल ग्रुप उसको पता है कि कंट्रोल ग्रुप में तो हमने मेडिसिन जो है वो पहले वाली है, और उसको अगर वो कम टाइम दे या ना दे इक्वल, तो उसकी वजह से जो बायस आएगा उसको इंटरव्यूअर बायस कहेंगे। फिर उसके बाद आता है हाथॉर्न या अटेंशन बायस। इसमें क्या होता है कि जब एक बंदे को, जब किसी को पता होता है ना कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो उसके बिहेवियर में चेंजिंग्स आने लग जाती हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं स्मोकिंग का लंग कैंसर पर इफेक्ट क्या है, कि स्मोकिंग वजह से होता है कि नहीं होता, तो अगर मैं एक स्मोकर है, जब उसको पता है कि देखा जा रहा है कि मेरे स्मोकिंग से मुझे होता है कैंसर या नहीं होता, तो वो अटेंशन की वजह से कि अपना बिहेवियर हो सकता है वो चेंज कर ले, स्मोकिंग कम कर दे या ना ले, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये देखो कि अब बायस को हमने एलिमिनेट कैसे करना है। बायस को एलिमिनेट किया जाता है रेंडमाइजेशन, पीछे हमने रेंडमाइजेशन पढ़ा ना, तो रेंडमाइजेशन से ये दोनों तरह के बायस को रिमूव करते हैं, सिलेक्शन को भी और इंफॉर्मेशन बायस को भी। जो और इसके अलावा इसलिए ना कंफाउंडिंग, आगे में अभी पढ़ेंगे, तो वो उसमें नोन और अननोन दोनों कंफाउंडिंग को भी रिमूव करेगा। फिर जो सिलेक्शन बायस है ना, ये इसको रिमूव करने के लिए क्या होता है, ब्लाइंडिंग सिर्फ सिलेक्शन बायस को रिमूव करती है। अच्छा, ब्लाइंडिंग क्या होती है, ब्लाइंडिंग में अगर हम देखें सिंगल ब्लाइंड ट्रायल, डबल ब्लाइंड ट्रायल और ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल। सिंगल ब्लाइंड ट्रायल का मतलब है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको नहीं पता कि वो किस ग्रुप में है, ठीक है, वो कंट्रोल ग्रुप में है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है। यहाँ पर सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट अनअवेयर होता है, तो इसकी वजह से किस सब्जेक्ट बायस कम हो जाता है। जब जो कि डबल ब्लाइंड ट्रायल होता है, इसमें ना डॉक्टर को पता होता है ना पार्टिसिपेंट को पता होता है, यानी कि ना इन्वेस्टिगेटर को पता होता है ना पार्टिसिपेंट को पता होता है कि वो किस ग्रुप में है और कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस वजह से इन्वेस्टिगेटर और सब्जेक्ट बायस कम हो जाता है। फिर ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल में पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टिगेटर और पर्सन जो एनालाइज करेगा, वो तीनों जो है ना ब्लाइंड होते हैं, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इसमें मिनिमाइज होता है सब्जेक्ट, इन्वेस्टिगेटर और एनालाइजर बायस, ये तीनों जो है ना वो काम हो जाएंगे। फिर उसके बाद